लीलेंद्र आईएएस द आईएएस कोच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो है यूपीएससी 2024 के लिए हिस्ट्री के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यह हमारे हिस्ट्री के लेक्चर की पहली क्लास है जो कि एनिमेशन एक्सप्लेनेशन के साथ होगी और हिंदी में है। यूपीएससी में हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसमें 23 से 24 क्वेश्चन आते हैं और बहुत लोग को बोर लगते हैं। तो एनिमेशन की एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ईजी और आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री लेक्चर तो अलग बात है, हमने जो है यूपीएससी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में रोज 1 से 2 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं एनिमेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री लेक्चर। तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में सबसे पहले यही जानते हैं कि इतिहास क्या है। तो परिभाषा देखिए, अतीत में गुजरे हुए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको क्या कहेंगे, हम हिस्ट्री कहेंगे। कोई भी घटनाएं, आदि मानव हो गए, धार्मिक ग्रंथ वगैरह, धार्मिक ग्रंथ तो पुरातात्विक मानते हैं, तो ये सब जो हो जाएंगे इतिहास कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें खोज देखते हैं। तो एच से हो जाएगा हिस्ट्री और एच से हो जाएगा हेरोडोटस। ये याद रखने की ट्रिक है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आप इनका जो प्रतिमा है वो मेरी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे, ये कुछ ऐसे दिखते थे। अब जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे समय काल के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले होता है प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री। ये 5 लाख से 300 BC तक होता है। उसके बाद आता है आदि इतिहास, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ये 3500 जो ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होती है। उसके बाद ऐतिहासिक, जिसको हिस्टोरिकल कहते हैं। ये 600 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक की जो इतिहास इसमें पढ़ते हैं। और ये ऐतिहासिक में इसको भी 4 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक और विश्व का इतिहास। मतलब एंशियंट इतिहास, मिडिवल इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्राग इतिहास को डिटेल से जानते हैं। तो प्राग इतिहास आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब यह जो प्राग इतिहास है, यह एक अव्यवस्थित काल थी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम के जो लोग थे वो सिर्फ पत्थरों का उपयोग करते थे हर चीज़ के लिए। जैसे उनको शिकार करना है तो पत्थर के हथियार बना लिए, उनको कहीं रहना है तो जो पत्थरों के घर बना लेते थे ये। ठीक है, और इसीलिए इसको जो है स्टोन एज कहा गया है। और यहाँ कोई लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी लिखित स्रोत नहीं है यहाँ। ठीक है, पुरातात्विक में हमारे हथियार आते हैं, इसलिए इसको स्टोन एज, पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पाषाण काल है इसको हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। इतिहास में यदि कभी भी आप उत्तर लास्ट में देखोगे तो आप उसको अपना अंतिम चरण मान सकते हैं। ठीक है, उत्तर, जैसे उत्तर वैदिक काल हो गया। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। इस टाइम के जो लोग थे वो खाना बदोश थे, मतलब खाद्य संग्राहक करते थे। केवल ये लोग जो है शिकार करने जाते थे, आखेट करना, आखेट मतलब होता है शिकार, शिकार करने जानते थे। दूसरा, ये जो मैं बताया हूँ कि ये लोग अवस्थित थे। साथ में इस टाइम पे एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी। किसकी खोज? आग की खोज हुई थी। तो ये कई बार पूछता है कि पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई, तो आग की खोज हुई थी। इसका दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये काल जो है बहुत ही छोटा काल था समय के रूप से, और इस टाइम पे ज़्यादा कुछ खोजा नहीं गया। लेकिन इस टाइम पे जो हथियार थे, बड़े बड़े हथियार, वह छोटे हो गए। उनको भी पता चल गया कि इतने बड़े हथियार को हमारे साथ रखने कोई फायदा नहीं है, छोटे से भी काम चल जाएगा। और इस टाइम एक महत्वपूर्ण खोज हुई अंत्येष्टि कार्यक्रम की। ये भी पूछता है। मनुष्य में होता है 16 संस्कार, जिसमें से लास्ट जो संस्कार है वह है दाह संस्कार, 16 संस्कार। इसकी जो खोज मध्यकाल में हुई। इसके बाद है नवपाषाण काल। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। आदिम मानव यहाँ पे जो सबसे पहली खेती यहीं हुई थी, सबसे पहले इस खेती के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अब उनको खेती करना है तो उनको आवास बनाना पड़ेगा, तो यहाँ आवास भी बन चुका था। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो सबसे पहला जानवर, इन्होंने कुत्ता पालना सीख लिया था। कुत्ता एक जानवर है जिसको थोड़ा बहुत कुछ भी दे दोगे तो हमारे आसपास जो घूमने लगती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ सबसे पहला जो पहिया था वो इसी काल में आविष्कार किया गया था। उसके बाद मन का मतलब बर्तन, जो खाने पीने कोई भी वस्तु कुछ भी रखने के लिए एक बर्तन यहाँ आविष्कार हुआ था। लगता है सब कुछ थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि नवपाषाण काल में बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई। सबसे पहले खेती। अब खेती की खोज अगर हुई है, यहाँ पे खेती अगर करेंगे इस टाइम पर तो उनको रुकना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने आवास बनाया। ठीक है, ये रहा आवास। उसके बाद इस टाइम पे दूसरा जो खोज हुई ना, पालतू, मतलब पालतू जानवर पालना शुरू किया। तो उसमें सबसे पहला जो जानवर था वो कुत्ता था। आदि मानव या फिर मानव ने सबसे पहला जानवर कौन सा पाला? कुत्ता पाला, क्योंकि वही एक जानवर है जो कुछ भी थोड़ा सा दे दो तो वो जो है मतलब आगे पीछे मनुष्य को घूमने लगते हैं। अब देखिए, उस काल में उन्होंने खेती की, जौ या गेहूँ की। अब जो माल है उसको घर ले जाना पड़ेगा, कोई साधन चाहिए, इसलिए उन्होंने पहिया बनाया। ठीक है,
अब जो वो कुछ खाने की चीज़ हो गई, कुछ चीज़ हो गई, उनको कहीं रखना है सेफ, तो उन्होंने यहाँ पर बर्तन बना लिया। इसी काल में ही कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं कि खेती सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो गेहूँ और जौ की हुई थी। 7000 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी, किस देश में? पाकिस्तान में। कहाँ? मेहरगढ़ में। किन दो पहाड़ियों के बीच में? तो किरधर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में हुई थी। ये जो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए मैंने इसको बीच में बताया है। इसके बाद हम जो है उत्तर पाषाण काल पढ़ेंगे। उत्तर पाषाण काल में जो है तांबे की खोज हुई थी, आपको पता होगा, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल में ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ था। अब चलिए एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि मानव की जो चित्र का जो खोज हुआ था वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले वो रायसेन जिला के भीमबेटका में हुआ था। ये सबसे पहला मानव का चित्र है, ठीक है। अब चलिए हमारा जो आद्य इतिहास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारी जो प्राग इतिहास वो खत्म हो चुकी है। अब जो हम हैं आद्य इतिहास स्टार्ट करते हैं। तो आद्य इतिहास के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो इतिहास है ये 3500 बीसी से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर 600 बीसी तक की इतिहास हमको इसमें पढ़नी है। इसमें जो इस टाइम के लोगों को लिखना आता था, जैसे प्राग इतिहास तो उसमें नहीं लिखते थे, लेकिन इस टाइम को ट्रांसलेट कोई नहीं कर पाया है। जैसा कि मैंने प्राग इतिहास में बताया कि उसमें कोई लिखित स्रोत नहीं थे। आद्य इतिहास में आपको लिखित स्रोत मिलेंगे, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। इसी में ही देखिए, बात करें आद्य इतिहास की, सॉरी यहाँ आज लिखा है लेकिन ये आद्य है। तो यह जो इतिहास है आपको पता होगा कि प्रागैतिहास, जो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य काल है, ये मैंने आपको बताया है। तो इस जो काल में खेती का विकास हो चुका है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मतलब हो चुका था, ठीक है। इसके बाद इस टाइम की जो सांस्कृतिक का जो विकास है वो हो रहा था, ठीक है। इस टाइम की जो संस्कृति है वो, फिर हमने आपको बताया कि इतिहास के जो जनक हैं वो कौन है? हेरोडोटस है। इसका ट्रिक भी मैंने बताया था, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, लेकिन हेरोडोटस जो इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है आपको पता है? तो देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी शाखा ऐतिहासिक, जो मैंने आपको बताया है कि तीनों जो अलग अलग करके हम पढ़ रहे हैं तीनों काल को, और इसमें ऐतिहासिक है जो सबसे बड़ी, जो इनको गहराई से अध्ययन करके कड़ी परिश्रम करके हमको जो इन्होंने ही बताया है, हेरोडोटस ने। इसीलिए इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। और बात करें आदि इतिहास का जनक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल को, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी मतलब कौन दिया है, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आद्य इतिहास में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा सिंधु सभ्यता। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए, करीब 1920 के दशक में कुछ लोगों ने चार्ल्स मैसेंजर को बताया कि कुछ ज़मीन में कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो जानकारी देने वाला कौन था, ये क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स मैसेंजर है। तो चार्ल्स मैसेंजर ने किनको बताया? चार्ल्स मैसेंजर ने उनके सुपीरियर जो जनरल थे, सुपीरियर जनरल, वो जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले उनके सर्वेयर को कहा, कनिंघम को। तो उस टाइम के सबसे पहले सर्वेयर कौन थे? जो सिंधु सभ्यता का सर्वेयर किया था वो कनिंघम था, ठीक है। उनके साथ में सबसे पहले खुदाई करने वाला कौन था? तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले दयाराम साहनी को कहा कि वहाँ कुछ दिख रहा है, ठीक है, वहाँ जाकर खोदिए। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खुदाई करने वाला था दयाराम साहनी। सबसे पहला सर्वेक्षण करने वाला, सर्वे करने वाला कौन था? कनिंघम। सबसे पहले जानकारी देने वाला कौन था? चार्ल्स मैसेंजर। और सिंधु सभ्यता का नाम रखने वाला था जॉन मार्शल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो यहीं से शुरू होती है सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो आद्य इतिहास में जो हमको सबसे बड़ी जो पोर्शन पढ़नी है, हमको सिंधु सभ्यता पढ़नी है। तो चलिए हम सिंधु सभ्यता को देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है, जब सर्वेयर ने इनको जब अध्ययन किया तो ये करीब करीब जो 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं सिंधु सभ्यता। तो बात करें सिंधु सभ्यता की, तो यह आद्य इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो और क्या लिखा है, जब जॉन मार्शल को कुछ दिखता, हमेशा ही कि उनको कुछ दिखता। अब सिंधु सभ्यता जो स्क्वायर फीट मैंने बताया, ठीक है, कि सॉरी मैंने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन सिंधु सभ्यता का जो स्क्वायर फीट है वो 13 लाख स्क्वायर फीट है,
जबकि भारत का जो स्क्वायर फीट है वो 32 लाख स्क्वायर फीट है। मतलब कितने बड़े पोर्शन में था। तो जो जॉन मार्शल को अगर कहीं पे भी कुछ दिखता है या पता चलता तो दयाराम साहनी को तुरंत कहते खुदाई के लिए कहते। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का नाम जो है सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। एक एक टॉपिक लेके इसमें ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा जो है ये पोर्शन है। अब हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा। देखिए, उस टाइम प्राचीन समय में जो लोग थे वो कहाँ बैठते, कहाँ पे वो निवास करते थे, किसी भी नदी के सामने वो निवास करते थे। तो वो क्यों बैठेंगे, उनको खेती करनी होगी। अब खेती करनी है तो आम बात है कि वो नदी के सामने ही बैठेंगे। लेकिन उस टाइम वो जिस भी नदी के सामने अपना गांव या कस्बा बैठते थे, एटलीस्ट वो जाकर कहाँ मिलती थी, सिंधु नदी में जाकर मिलती थी। किस नदी में, सिंधु नदी में। इसीलिए उस टाइम की इस सभ्यता को जो है सर्वेयर ने सिंधु सभ्यता नाम से कहा गया। अब मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यह है इंडस नदी, ये मतलब सिंधु नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे आसपास लोग बसेंगे, जैसे कि चेनाब नदी के सामने हो गया, रावी नदी, सतलुज नदी, ये झेलम नदी, कहीं भी बैठे। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ी पोर्शन से ये देख पा रहे हो इंडस नदी, ये सिंधु नदी यहाँ पे फैली हुई है। तो कहीं पे भी ये लोग जाएंगे तो कहीं पे मतलब बसेंगे तो अंत में आखिरकार सिंधु नदी में ही मिल जाती है यह नदी। तो इसीलिए इसकी जो सभ्यता, उस टाइम की जो सभ्यता है उसे सिंधु सभ्यता कहा गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। तो सिंधु सभ्यता के लोग करीब करीब 200 शहर बसा चुके थे। सोच रहे हो 200 शहर। और उस टाइम की जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता से अब इसका मतलब है कि उस टाइम बहुत कुछ विकास हो चुका था। इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब करीब 13 लाख स्क्वायर फीट है, मैंने आपको पहले ही बताया। जबकि भारत का जो स्क्वायर फीट है वो 32 लाख स्क्वायर फीट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार था। लगभग मतलब संपूर्ण रूप से वो त्रिभुजाकार नहीं था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो बात करें उस टाइम तो जो भारत में जो आपका जो पाकिस्तान वो अलग नहीं हुआ था। तो भारत के ऊपर से कश्मीर से होते पश्चिम पाकिस्तान से उत्तर में लास्ट मध्य प्रदेश और जो दक्षिण महाराष्ट्र तक फैली हुई है। मैं आपको ये जो है भारत के नक्शे में बताता हूँ, यहाँ 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 यहाँ। तो ये इन सभी जगहों में जो है सिंधु सभ्यता जो हमको मिली है, इसके कुछ कुछ जो हमको मिली है यहाँ पे देख लीजिए। ये यहाँ से पूरा ये जो दिखाई दे रहा है पूरे भारत का जो चित्र है पूरा मैंने यहाँ पे बनाया है। पूरा यहाँ पूरा यहाँ से लेकर इस जो पोर्शन में पूरा पाया गया है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि सिंधु सभ्यता के चारों क्षेत्रों के अंत में पाए जाने वाले स्थान, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिंधु सभ्यता के जो अंतिम मतलब लास्ट में जो चारों जो हमारा जगह होगा उसके चारों साइड। ठीक है, तो सबसे ऊपर का जो नाम है जो स्थान है उसको मांडा है। ठीक है, मांडा कहते हैं। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्थान है यहाँ पे मांडा। इसके बाद जो पूर्व में है वो आलमगीरपुर है। यहाँ पे कौन सा है, पूर्व में जो है आलमगीरपुर है। दक्षिण में जो है ये यहाँ पर जो दक्षिण में यहाँ पे दिखाया है वो है दैमाबाद। ठीक है, इसके बाद पश्चिम के स्थान में सुतका गेंडोर, ये इस जगह में पश्चिम में यहाँ पे सुतका गेंडोर। ठीक, अब यहाँ पे इन स्थानों के जो सबसे पहले जो समीप की नदी क्या है, कई बार यूपीएससी में जो पूछ देता है कि समीप की नदी का नाम भी क्या है, तो उसको भी देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता त्रिभुजा आकार के ऊपरी भाग में जो मांडा है उसके समीप नदी का नाम है रावी, आपको अच्छे से पता होगा। पूर्व स्थान जो आलमगीरपुर के समीप की नदी है वो है हिंडा है। अब दक्षिण के स्थान को जो दायमाबाद और उसके समीप नदी है उसका प्रभावी नदी। ठीक है, क्या है, प्रवाह नदी, प्रवाह। ठीक है, और पश्चिम के स्थान को सुक्का गेंडोर और उसके स्थान की नदी लास्ट जो है वो है दास नदी। ठीक है, तो आपको कंफर्म हो गया होगा। ऊपर में एक बार आप खुद से इसको 2-3 बार करके इसको 1-2 बार आपको रटना पड़ेगा। रटना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ये जो गूगल मैप में 1-2 बार आप सर्च करेंगे वहाँ पे 1-2 बार इस जगह को देखिए। सबसे पहले ऊपर में जो है मांडा स्थान में, उसके बाद रावी,
पूर्व में है जो आलमगीर, आलमपुर के समीप का नदी हिंडा, उसके बाद जो है दैमाबाद, दैमाबाद के समीप की नदी जो प्रवाह नदी, और पश्चिम में सुतका गंडोर, और इसके जो सामने समीप की नदी है वो है डास नदी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसी में है हड़प्पा सभ्यता। अब बहुत लोगों को ये कंफर्म नहीं होता होगा, मतलब बहुत लोग को ये थोड़ा कंफ्यूज होता होगा कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही है। कैसे, मैं बता रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता का जब अध्ययन करोगे तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कहाँ खुदाई की गई। तो सबसे पहले खुदाई कहाँ खुदाई की गई? हड़प्पा नामक जगह में सबसे पहली खुदाई। ठीक है, कब की गई थी? स्थान 1921 में। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1920-21 में इसकी खुदाई इसकी देखी गई थी। ठीक है, तो 1921 में इसको किया गया था। तो बात करें कौन से देश में, तो पहले तो भारत थी, अखंड भारत हमको पता है, आपको पता है। तो आज के डेट में वो पाकिस्तान है वर्तमान में। तो सिंधु सभ्यता के सबसे पहले इस स्थान में खुदाई करने के कारण इस स्थान को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में ही कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी खोज किया गया। तो सबसे पहले कुम्हार की चाट की खोज हुई। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कुम्हार का चाट, मतलब कुम्हार उस टाइम में जो घड़ा बनाता हुआ एक चाट प्राप्त हुआ था। एग्जैक्ट ये नहीं है, मतलब एक कुम्हार है जो चाट बनाने की कोशिश करे, इस प्रकार की एक जो कलाकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसके बाद एक अन्नागार प्राप्त हुआ है वहाँ। कई बार क्या है, ये क्वेश्चन पूछ भी देते हैं कि कौन सी सभ्यता में सबसे बड़ी अन्नागार की प्राप्त हुई थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़े अन्नागार की प्राप्त हुई है, जियोलॉजिस्ट द्वारा सर्वे द्वारा ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें इस सभ्यता में जो ये अन्नागार है, इसमें जो अनाज संग्रहित करके रखा जाता है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरा क्या है, श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़ा श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है। दूसरी बात क्या है कि इसमें एक नहीं बहुत सारे मजदूर जो इसमें आराम करने के लिए आते थे। हो सकता है कि इस टाइम पर बहुत सारे मजदूर जो थे वो बहुत दूर दूर से आते थे और यहीं आराम करते थे। और इसके बाद एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो उस टाइम पे जो आज भी स्थित है म्यूजियम में। ठीक है, एक ओखली प्राप्त हमको हुई। ओखली मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो एक कुछ भी छोटे सामान को रखने के लिए एक मटके के आकार की थी, जिसको हम ओखली कह रहे हैं। एक ताबूत प्राप्त हुआ, ताबूत जिसमें मुर्दे व्यक्ति को रखा जाता है जब वो मर जाता है तब। ठीक है, RH37 कब्रिस्तान, तो ये भी एक पाया गया। ये हड़प्पा सभ्यता में जो एक कब्रिस्तान पाया गया जब इसमें बहुत सारी लाश पाई गई थी। ठीक है, तो इसको RH37 कब्रिस्तान कहा गया। अब RH37 कब्रिस्तान ही क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पे लिखा था, ये उस टाइम की जो भाषा है उस भाषा में लिखी थी। जब उसको ट्रांसलेट हम किए तब हमको पता चला कि RH37 कब्रिस्तान है करके। ठीक है, अब हाथी की एक खोपड़ी और स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ हमको। तो हड़प्पा सभ्यता, अब आज के डेट में भी जो हाथी है उसको हिंदू धर्म के अनुसार धार्मिक जीव मानते हैं। ठीक है, इंद्र की जो सवारी भी है, और इसको जो कई बार जो साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में तो उतनी नहीं चलती है, लेकिन साउथ इंडिया में आज के डेट में भी शादी करने के बाद जो वर वधू को जो है आशीर्वाद के लिए हाथी के पास ले जाया जाता है। तो ठीक है, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में इसके साथ ये स्वास्तिक चिन्ह मैंने बताया, ये भी आज के डेट में भी हमारे घर के बाहर में होता है, तो ये भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब इसको हम एक ट्रिक के हिसाब से ऐसे पढ़ सकते हैं। देखो, हमको सबसे पहले क्या याद रखना है कि इंसान खाता है। ठीक है, तो उसको एक जगह की आवश्यकता होती है, अन्नागार। अब खाने के बाद वो आराम करेगा तो श्रमिक आवास, एक मातृ देवी की मूर्ति, उसको हम ओखली में भर दिए। तो उसके बाद उस ओखली को हम ताबूत में डाल दिए। उसके बाद RH37 कब्रिस्तान में उसको भर दिए। ठीक है, एक हाथी और हाथी की खोपड़ी और स्वस्तिक चिन्ह, हमको इतनी याद रखनी है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आप लिख दोगे, ये जो है आपको मेंस में काम आ जाएगी। साथ में कभी कभी जो है ये प्रीलिम्स में भी इसको पूछ देते हैं।
इस वीडियो का जो पूरा डिटेल पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए लीलेंद्र IAS, आपको सर्च कर लेना है। इस टाइप की लोगो आएगी, इसको आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर जो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली जो भी लेक्चर्स आएगी, यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो की जो वीडियो भी डालते रहता हूँ, साथ में न्यू वीडियो के साथ मेरा जो लेटेस्ट PDF है वो यहाँ आती रहती है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये इसकी चैनल का अगर आप कुछ नहीं सर्च कर पाओगे तो डिस्क्रिप्शन पर भी मैं लिंक दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, तो वीडियो को एक लाइक कर ही दो भाई, अभी कर दो, तुरंत कर दो। और इसकी जो आगे की लेक्चर है, हम UPSC एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जो हिस्ट्री की पूरी लेक्चर जो ख़त्म कर देंगे। 1 महीने में जो हमको रिवीजन भी करनी है, तो रिवीजन वीडियो भी हम बनाएंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाओ। अब जो सीरियस बंदा होगा उसने तो अभी तक सब्सक्राइब कर भी लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।